Good morning, dear all. This is the second part of GPSC Narmada Assistant Engineer question paper solution. So in the first part, we have completed up to question number 150. In this part, we will complete questions from 151 to 200. So let's start now. Question number 151. In a free nap. ये क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको जितने भी टाइप के नेपी होते हैं, मैं तीनों टाइप का आपको कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ. सबसे पहला होता है फ्री नेपी. और ये नेपी कहाँ पे होता है? इट इज अ सीट ऑफ थिन वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट. फ्री नेपी. देखिए फ्री नेपी कहाँ पे होता है? जब भी कोई वियर या बैराज कंस्ट्रक्ट किया जाता है, नॉट बैराज बट वियर, तो यहाँ से वाटर ऐसे फॉल करेगा नीचे. दिस इज अ सीट ऑफ वाटर कॉल्ड नेपी. So now whenever it is falling far behind this the base of this weir, then it is called free nappy. तो फ्री नैपी में क्या होगा? यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी एयर प्रेजेंट होंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी नेगेटिव प्रेशर नहीं होगा. तो फ्री नैपी विल फॉल फार आउटसाइड फ्रॉम द बेस ऑफ द weir. So in this case the pressure will be always greater than the atmospheric pressure. इस केस में हमें तीन चीज समझनी है. फ्री नैपी केस में काफी दूर पे फॉल होगा, प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. तीसरा जो इसमें डिस्चार्ज होगा वो हम एज ए रेफरेंस यूज करेंगे दूसरे टाइप के लिए. दूसरा टाइप होता है डिप्रेस्ड नैपी. डिप्रेस्ड नैपी. इस केस में क्या होता है? डिप्रेस्ड नैपी में जो हमारा क्रेस्ट है, क्रेस्ट से फ्री नैपी के मुकाबले वाटर थोड़ा जल्दी फॉल होता है. एज कंपेयर टू फ्री नैपी वाटर फॉल्स लिटिल बिट nearer to the base of the weir. So in this case little bit air pressure reduces but not below the atmospheric pressure that we can say. इस केस में क्या होगा? air will, this sheet of water will try to pull out the air inside this space. So इसमें पॉजिटिव प्रेशर ही माना जाएगा but little bit air will be in tension because water will try to pull it up. In this case discharge will be a little bit increased. Discharge will be equal to Q free times 1.06 times. तो इसमें थोड़ा सा डिस्चार्ज इंक्रीज होता है. और थर्ड टाइप होता है एदरिंग नेपी. एदर्ड नेपी. इस केस में क्या होगा? ये सीट ऑफ वाटर विल नाउ विल बी फार मच क्लोजर टू द वियर. इस केस में यहाँ पे जितना भी एयर इसके अंदर होगा इसको वाटर हमारा सक करके बाहर निकाल देगा. So in this case here will be a negative pressure and this is why discharge is increased by much. That means 1.25 times of discharge as in case of free nappy. So इसमें हमें तीन चीज याद रखनी है. डायग्राम के साथ इसको इजीली याद रख सकते हैं. फ्री नैपी में थोड़ा डिस्टेंस पे फॉल होता है, इसमें पॉजिटिव प्रेशर होता है. दैट मीन्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जैसे जैसे डिप्रेस्ड नैपी होता है इसमें थोड़ा डिस्टेंस और घट जाता है, डिस्चार्ज इसमें थोड़ा सा बढ़ता है 1.06 टाइम. In case of adult nappy, the water inside this area is completely sucked up and due to this discharge increased to 1.25 times. तो इस केस में क्या पूछा है? फ्री नैपी में द प्रेशर बिलो द नैपी इज एटमॉस्फेरिक. तो इस केस में ये जो प्रेशर है ये 1 atm पे रहता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर प्रेशर डिपेंड्स ऑन. वाटर हैमर प्रेशर क्या होता है कि जब भी कोई पाइप है उसमें पानी फ्लो हो रहा है और सडन क्लोजर हो जाए, दैट मीन्स फ्लो ऑफ वाटर सडनली स्टॉप्स, उस केस में क्या होगा? वो ड्यू टू द इनर्शिया वाटर विल ट्राई टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द पाइप मटेरियल. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ क्लोजर, दो टाइप के क्लोजर हम जानते हैं, सडन क्लोजर और ग्रेजुअल क्लोजर. तो सडन क्लोजर में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा एज कम्पेयर टू ग्रेजुअल क्लोजर. तो ये इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ और फिर उससे हमें पता चलेगा कि ये इम्पैक्ट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो जनरली 4-5 फैक्टर है जो हमें याद करने हैं. पहला फैक्टर है वेलोसिटी, दूसरा फैक्टर है लेंथ ऑफ द पाइप, तीसरा फैक्टर है टाइम ऑफ क्लोजर, दैट मीन्स विच टाइप ऑफ क्लोजर इज दिस, फोर्थ इज
इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एज वेल एज वाटर। तो यहाँ पे मटेरियल एज वेल एज मटेरियल ऑफ द पाइप एज वेल एज द वाटर, इन चार चीज़ों पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, लेंथ ऑफ द पाइप, टाइम ऑफ क्लोजर, दैट मीन विच टाइप ऑफ क्लोजर इज दैट, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द बोथ मटेरियल, दैट मीन्स मटेरियल ऑफ द पाइप एज वेल एज द वाटर। तो इसमें वही पूछा, इलास्टिक प्रॉपर्टी सही आंसर, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड सही आंसर, एंड स्पीड ऑफ एट विच वॉल्व इज क्लोज्ड, दैट मीन्स टी। टी को हम कैसे फाउंड करते हैं, टी इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन रो, के इज द बल्क मॉडुलस, रो इज द डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्चार्ज थ्रू अ चैनल इन अ सर्कुलर सेक्शन विल बी मैक्सिमम। तो ये आता है इकोनॉमिकल सेक्शन के चैप्टर में, ओपन सेक्शन के में, इकोनॉमिकल सेक्शन के चैप्टर में, ओपन चैनल फ्लो में। मैं सभी के लिए बता देता हूँ जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। रेक्टेंगल के केस में कब होता है, जब इसका विड्थ और डेप्थ दैट मीन्स y इज इक्वल टू b बाई 2 हो, उस समय ये हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज देता है, क्यू मैक्स। सिमिलरली ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल के लिए क्या रिलेशन है, जब ये पूरा का पूरा एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। ट्रापेजॉइडल के लिए क्या कंडीशन है, जो इसकी ये टॉप विड्थ है, ये इसका स्लोप है। तो ट्रापेजॉइडल में दो रिलेशन होते हैं, आपको दोनों रिलेशन याद रखने हैं। यस, ट्रापेजॉइडल के लिए, तो ट्रापेजॉइडल के लिए देखिए दो कंडीशन हमें याद रखना है। पहला, व्हेन स्लोप, दिस इज 1, दिस इज m, स्लोप अगर हम थीटा की वैल्यू को फिक्स रखते हैं उसके लिए कंडीशन बनता है। कंडीशन क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू डेप्थ बाई 2, ये कंडीशन आपको याद रखना है। दूसरा, टॉप विड्थ जो है, टॉप विड्थ का हाफ जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ साइड, मतलब लेंथ ऑफ साइड मतलब ये इस साइड का लेंथ, ये है हमारा L। तो पहला कंडीशन क्या कहता है ट्रापेजॉइडल में, कब इकोनॉमिकल होगा, अगर हम इस 1/m की वैल्यू को फिक्स रखते हैं तब हमें इकोनॉमिकल कब मिलेगा, जब हाइड्रोलिक रेडियस की, और ये हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू रेक्टेंगल के लिए भी सेम ही है। रेक्टेंगल केस के लिए भी हमें y/2 ही रखना होता है, y इज द डेप्थ। तो रेक्टेंगल केस के लिए क्या था, डेप्थ y इज इक्वल टू b/2, तो विड्थ का हाफ डेप्थ और डेप्थ का हाफ हाइड्रोलिक रेडियस इकोनॉमिकल सेक्शन में। ट्रापेजॉइडल सेक्शन के पहले कंडीशन में हाइड्रोलिक रेडियस सेम y/2, डेप्थ बाई 2, y इज नथिंग बट इट इज द डेप्थ। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि जो इसकी टॉप की विड्थ होगी दैट मीन्स दिस t, तो इसका जो हाफ होगा वो लेंथ होगा किसका, इस स्लैंट हाइट का, इसकी लेंथ के बराबर। दैट मीन्स दोनों अगर को हम ऐड कर दें तो टोटल टॉप विड्थ के बराबर होना चाहिए। दोनों स्लैंट जो लेंथ है इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टॉप विड्थ के बराबर होना चाहिए, तब हम ये इकोनॉमिकल मैक्सिमम डिस्चार्ज पास करके देगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर स्लोप को वेरी कर रहे हैं तो उस केस में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होनी चाहिए। दैट मीन्स दिस वैल्यू शुड बी 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। रेक्टेंगल का हमने डिस्कस कर लिया, ट्रापेजॉइडल का हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम दूसरे ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए और सर्कुलर सेक्शन के लिए। ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए मैंने बताया थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए मैक्सिमम, और उस केस में जो हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू है वो होनी चाहिए ट्रायंगल सेक्शन के लिए थीटा की वैल्यू, तो ये पूरा थीटा 90 डिग्री, और अगर ये हाफ थीटा की बात करेंगे तो 45 डिग्री। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कहीं 45 देख के आप कंफ्यूज हो जाओ। 45 इज द वैल्यू ऑफ दिस मच ओनली एंड 90 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ दिस मच। तो 90 डिग्री है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि जो आर की वैल्यू है, हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू है, ये होता है y/2 तो हमें रखना ही है, बस यहाँ पे √2 और ऐड कर देना। y/2 तो पहले से ही आ रहा है, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू y/2√2। ये हो गया हमारा ट्रापेजॉइडल के लिए। लास्ट बचता है हमारा सर्कुलर के लिए, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सर्कुलर के भी दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इवन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है इकोनॉमिकल सेक्शन के क्वेश्चन में से। तो इसके लिए वाटर की डेप्थ को हम d मानते हैं, स्मॉल d, और टोटल डेप्थ तो इसके डायमीटर के बराबर होगा, कैपिटल D अगर हम मानते हैं। तो क्या होगा, एक होता है फॉर मैक्सिमम क्यू, मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए कौन सी कंडीशन होगी, और एक होता है फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये दो कंडीशन के लिए आपको याद रखना है। मैक्सिमम डिस्चार्ज कब होगा,
जब D/D का रेशियो 95 के बराबर होगा, 0.95 के बराबर होगा। और मैक्सिमम वेलोसिटी कब मिलेगा हमें, जब D/D का रेशियो 0.81 के बराबर हो। इसका मीनिंग क्या है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज हमें कब मिलेगा, जब ये सर्कुलर पाइप फुल चल रहा होगा, उस समय नहीं। जब अगर हम इसको फुल फिल करके चलाएं, स्मॉल डी इजिकल टू कैपिटल डी, तब हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, बल्कि हमें तब मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा अगर ये 95% फुल हो। दैट मीन्स जो भी इसका डेप्थ है, डेप्थ का 95% अगर फुल चल रहा हो, उस समय हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा, वो होगा मैक्सिमम इकोनॉमिकल सेक्शन। नेक्स्ट, मैक्सिमम वेलोसिटी अगर हमें इसमें चाहिए, तो इस केस के लिए डेप्थ कितना होना चाहिए, 0.81 टाइम्स होना चाहिए डायमीटर का, तो उस समय में मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा। तो ये दोनों ही कंडीशन अलग अलग है, याद रखिएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए अलग और मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए अलग। तो देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम व्हेन डेप्थ ऑफ वाटर इज, तो क्या पूछा है, डिस्चार्ज मैक्सिमम कब होगा, 0.95 टाइम्स। और ये किसके लिए है, मैक्स वेलोसिटी के लिए, वी मैक्स के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट क्या होता है, टरबाइन में यूज होता है। और कौन से टरबाइन में, इंपल्स टरबाइन में। दो प्रकार के टरबाइन होते हैं, इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स टरबाइन का कॉमन एग्जांपल है पेल्टर व्हील टरबाइन, और रिएक्शन टरबाइन का कॉमन एग्जांपल है फ्रांसिस कैपलान। यस। नाउ इंपल्स टरबाइन में क्या होता है, इंपल्स टरबाइन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी। जो भी हमारे वाटर का हेड है, उसको हम नोजल के थ्रू काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन नोजल विल स्ट्राइक वाटर ऑन बकेट्स। अल्टीमेटली बकेट विल रोटेट, और ये बकेट जब रोटेट होगा, तो उस कंडीशन में टरबाइन रोटेट करेगा और लास्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो यहाँ पे एक नोजल लगा होता है, तो पहला पार्ट हो गया हमारा नोजल। दूसरा हो गया रनर, इसको बोलते हैं रनर। तीसरा पार्ट होता है केसिंग, जो इस सब को एक में बाउंड करके रखता है, इसे बोलते हैं केसिंग। सबको एक असेंबली के अंदर फिक्स करके रखता है, कवर जिसे बोलते हैं। और लास्ट होता है ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट किस लिए काम में आता है, सडनली अगर वाटर सप्लाई हमने रोक दिया किसी भी कारण से, मेंटेनेंस के लिए, फॉर एनी रीजन, इफ वी हैव स्टॉप्ड द सप्लाई ऑफ द वाटर, then what will happen, due to the inertia this runner will not stop as soon as we will stop the water flow, but it will keep rotating due to the inertia for a longer period of time even, क्योंकि जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतनी ज़्यादा समय तक ये रोटेट करेगा। तो इसको सडनली स्टॉप करने के लिए या फिर बहुत ही कम समय में स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके अपोजिट साइड में वाटर का जेट हम सप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, वो अगर हमारा रनर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो अगर हम इस डायरेक्शन से वाटर का स्ट्राइक करेंगे इसके बकेट पे, तो क्या होगा, ये जल्दी स्टॉप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट। और यही पूछा है कि ब्रेकिंग जेट इंपल्स टरबाइन में क्या काम करता है, तो ब्रिंग द रनर टू रेस्ट इन वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में इसको रेस्ट में ले आता है। नाउ द क्वेश्चन इज इन एन आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। तो आउटवर्ड फ्लो में क्या होता है, ये हमारा टरबाइन है। आउटवर्ड फ्लो में क्या होगा, देखिए आप याद रखिएगा, जो आउटवर्ड फ्लो होता है वो एग्जिट का कंडीशन होता है, जो भी लिखा होगा वो एग्जिट का कंडीशन होगा। तो आउटवर्ड फ्लो में क्या होगा, एंटर करेगा सेंटर पे, केसिंग के या टरबाइन के रनर पे, और अल्टीमेटली रेडियली ये सरकमफ्रेंस की तरफ जाएगा, और लास्टली सरकमफ्रेंस से यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, पेरीफेरी से या फिर सरकमफ्रेंस से एग्जिट हो जाएगा। तो और इनवर्ड फ्लो में क्या होगा, पेरीफेरी से एंटर करेगा, रेडियली एंटर करेगा, कहाँ पे आएगा, सेंटर पे आएगा, और सेंटर से एग्जिट होगा। तो आउटवर्ड फ्लो और इनवर्ड फ्लो में यही अंतर है। जो ये फ्लो टाइप्स हैं, ये एग्जिट को दर्शाते हैं कि एग्जिट किस डायरेक्शन में होगा और कहाँ से होगा। तो आउटवर्ड फ्लो में क्या होगा, इट विल बी एग्जिट फ्रॉम द पेरीफेरी, वेर एज फॉर इनवर्ड इट विल बी एग्जिट फ्रॉम सेंटर। सेंटर से एंटर करेगा इसमें, तो वही पूछा है, द वाटर एंटर्स एट द सेंटर of the wheel and then flows towards the outer periphery of the wheel and then exit at the periphery. Next is पेल्टल व्हील दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, हेड दिया हुआ है, आरपीएम दिया हुआ है, कितने आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, और डिस्चार्ज कितना कर रहा है वो दिया हुआ है। कह रहा है यूनिट पावर ऑफ द व्हील इज, तो यूनिट पावर हमें फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल एग्जाम क्वेश्चन है। तो कोई भी यूनिट पावर पूछता है, कोई भी यूनिट पूछता है, तो आपको यूनिट अगर पावर पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए यूनिट पावर के लिए फॉर्मूला होता है P अपॉन H बाई 3/2। ठीक, तो आपको यहाँ पे सिंपली जो स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला है ये उसी से ड्राइव होता है, तो आप टरबाइन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो जो पावर गिवन है 1750 डिवाइड बाई H जितना भी गिवन है, H 100 गिवन है, रेज टू पावर 3/2।
तो ये हमें मिलेगा इससे 1.75 किलोवाट। तो ये हो गया इसका यूनिट पावर, ये मिलेगा हमें 1.75। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखिए रिएक्शन टरबाइन आर यूज फॉर लो हेड। देखिए दोनों ही टरबाइन के लिए अलग अलग कंडीशन है, रिएक्शन टरबाइन या इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन जिसे हम पेल्टन व्हील भी कहते हैं, वो कब काम में आता है, जब हेड बहुत ज़्यादा हो पर डिस्चार्ज कम हो। पानी बहुत ऊपर से अगर हमें मिल रहा हो, बहुत ही हाई हेड से मिल रहा हो, बट पानी का फ्लो कम हो, अमाउंट कम हो, तो उस कंडीशन में अगर हेड बहुत ज़्यादा है और डिस्चार्ज कम है तो हम पेल्टन व्हील को यूज़ करेंगे। दैट मीन्स इसकी कैनेटिक एनर्जी को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत हाई हेड से आ रहा है। तो कैनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो वेलोसिटी चूंकि बढ़ जाएगा तो यहाँ पे कैनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए हम नोजल लगा के पेल्टन व्हील को चलाएंगे यहाँ। तो ये हो गया हमारा कौन सा, इम्पल्स टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, जब हेड कम हो बट फ्लो बहुत ज़्यादा हो। हमें हेड तो कम मिल रहा है बट हमें फ्लो कम मिल रहा है, डिस्चार्ज ज़्यादा मिल रहा है बट हेड कम मिल रहा है। उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन का दोनों कंडीशन समझ गए। तो रिएक्शन टरबाइन किस लिए होता है, लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज के लिए। हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए इम्पल्स टरबाइन। एंगल ऑफ टेपर ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब पता है हमें रिएक्शन टरबाइन में यूज होता है ओनली, इम्पल्स टरबाइन में यूज नहीं करते। और ये किस लिए होता है कि जब ये रनर यहाँ पे एग्जिट करता है हमारा वाटर, मान लीजिए यहाँ पे रिएक्शन टरबाइन यूज हुआ, जब ये एग्जिट करता है तो इसके पास दोनों ही प्रेशर होते हैं, कैनेटिक प्लस इम्पल्स। इम्पल्स टरबाइन में तो हमने पढ़ा सिर्फ कैनेटिक एनर्जी होता है, बट रिएक्शन टरबाइन में दोनों ही एनर्जी होते हैं, कैनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो जब यहाँ पे रिलीज करता है तो इसकी दोनों एनर्जी जीरो नहीं होती है, बट अगर हम इसको यहीं पे रिलीज कर देंगे तो उसकी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट चली जाएगी। तो उसके लिए हम ड्राफ्ट टिप को यूज़ करते हैं टेलरेस लेवल के नीचे, या फिर टेलरेस लेवल के ऊपर। ये टेलरेस लेवल के ऊपर होता है और ये पानी को डिस्चार्ज करता है टेलरेस लेवल के नीचे, ताकि एनर्जी कम से कम लॉस हो। तो ड्राफ्ट ट्यूब का जो टेपरिंग एंगल होता है, टेपरिंग एंगल इस तरह का ड्राफ्ट ट्यूब होता है हमारा। तो ये ड्राफ्ट ट्यूब का टेपरिंग एंगल पूछ रहा है, किस एंगल पे बेंट होता है, तो इट शुड ऑलवेज बी लेस देन 8 डिग्री। तीसरा चीज कह रहा है, ये सही आंसर है। एन इम्पल्स टरबाइन इज जनरली फिटेड स्लाइटली अबव द टेल रेस। बिल्कुल, जो इम्पल्स टरबाइन है, पेल्टन व्हील जो है वो टेल रेस के ऊपर होता है, तभी तो डिस्चार्ज होगा। अदरवाइज क्या होगा, पानी डिस्चार्ज ही नहीं होगा बल्कि इस केसिंग में भर जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। पानी सिंपली स्ट्राइक किया और टेल रेस अगर यहाँ पे है और अगर इसके ऊपर हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा, पानी यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, पानी फ्लो ही नहीं होगा। तो इट शुड बी ऑलवेज मेंटेन्ड अबव टेल रेस लेवल। फ्रांसिस टरबाइन इज इम्पल्स टरबाइन, गलत। फ्रांसिस, कैपलान जितने भी हैं ये सब रिएक्शन टरबाइन है। अच्छा, मैं आपको अगर हेड बताऊं कि कौन से हेड के लिए कौन सा काम करता है, मतलब हेड की वैल्यू क्या होती है, तो वो भी एक कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, इसलिए हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। तो देखिए, लो हेड और हाई डिस्चार्ज जो होता है, मीडियम हाई हेड कितना होता है, हाई हेड के मीन्स कि 250 मीटर से अगर ज़्यादा है इसको हम बोलते हैं हाई हेड। दैट मीन्स पेल्टन व्हील इसमें हम यूज़ करेंगे। मीडियम हेड किसको बोलते हैं, ये हो गया हाई हेड। मीडियम हेड किसको बोलेंगे, अगर 80 टू 60 मीटर वाटर का हेड है तो उसे मीडियम हेड बोलते हैं। लो हेड कब बोलते हैं, जब 40 टू 50 मीटर हमारा हेड होता है, इसे बोलते हैं हम लो हेड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक चीज और इसमें कि पेल्टन व्हील का तो हम समझ गए, अब मीडियम और लो हेड में हम कौन सा टरबाइन यूज करेंगे। तो फ्रांसिस टरबाइन जो है वो मीडियम हेड में काम करता है। यहाँ पे मीडियम हेड अगर है तो हम फ्रांसिस टरबाइन यूज करेंगे। मॉडर्न फ्रांसिस भी है, ओल्ड फ्रांसिस भी है। और लो हेड अगर है, बिल्कुल ही हेड अगर लो है, उस केस में हम कैपलान यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी कुल मिला के पूरा कवर कर दिया मैंने हेड के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, बार बार इसको सुनिए, बार बार इसको रिकॉर्ड कीजिए ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि इसमें और कुछ पूछने वाला नहीं है। ये वेलोसिटी ट्रायंगल पूछेंगे नहीं आपसे, आपसे पूछेंगे कौन सा हेड में कौन सा काम करता है, और अगर मीडियम हेड है तो कौन सा काम करेगा, लो हेड है तो कौन सा टरबाइन हम यूज करेंगे। ये दोनों आपको पता है रिएक्शन टरबाइन में आते हैं और ये इम्पल्स टरबाइन में आते हैं। इन दोनों में एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीपीएम पर्ट से क्वेश्चन, कह रहा है कि इन पर्ट एनालिसिस नेगेटिव स्लैक अकर्स व्हेन। तो स्लैक क्या होता है, मैं आपको एक वेरी सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है जो मुझे 10 तारीख तक ख़त्म करना है, 10th ऑफ अक्टूबर तक फॉर एग्जांपल ख़त्म करना है। दिस इज द टाइम लाइन टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट 10th अक्टूबर। और जो मेरा रिसोर्स मेरे पास है, जो मेरे काम की स्पीड चल रहा है, जो काम हो रहा है, उससे मुझे लग रहा है कि ये
8th ऑफ अक्टूबर तक ही खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स वी हैव 2 days एज ए टॉलरेंस कि 2 दिन हम काम को, अगर किसी कारणवश कहीं पे हम डिले भी हो जाता है तो हमारा काम टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो ये जितना दिन हमारा बच रहा है एडिशनली उसको बोलते हैं स्लैक। तो अगर ये प्लस में है क्योंकि हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा है तो ये कहलाएगा पॉजिटिव स्लैक। अगर हमारा काम ऐसा चल रहा है कि एग्जैक्टली टाइम पे ही जाके खत्म होगा तो इसे बोलेंगे जीरो स्लैक। और अगर ऐसा है कि 10 तारीख तक खत्म होना चाहिए बट हमारी काम की स्पीड या फिर रिसोर्स अवेलेबिलिटी के आधार पे हम ये पता लगा रहे हैं कि ये 12 तारीख को जाके खत्म हो सकता है, उससे पहले खत्म ही नहीं हो सकता, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव स्लैक। इसको हम कई रूप में बोलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है कि अगर हमारे पास रिसोर्स ज़्यादा अवेलेबल है ज़रूरत से, दैट मीन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पास मटेरियल भी है, मैन पावर भी है, देन द प्रोजेक्ट विल फिनिश बिफोर टाइम। सो वी आर गोइंग अहेड ऑफ द, इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे, वी आर अहेड ऑफ द टाइम शेड्यूल। अहेड बोलेंगे या फिर एडिक्वेट सप्लाई बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव स्लैक है। जितना चाहिए मटेरियल और सप्लाई उतना ही है, एडिक्वेट है, जितना चाहिए उतना ही है, तब हम उसे बोलेंगे जीरो स्लैक। और अगर डिफिशियंट है या फिर टाइम से हम पीछे चल रहे हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अगर हम टाइम से पीछे चल रहे हैं या फिर मटेरियल हमारे पास डिफिशियंट है, जितना चाहिए उतना नहीं है, तो हम हाइट से बात डिले चलेंगे, तो उस केस में आएगा निगेटिव स्लैक, क्योंकि हम टाइम से आगे बढ़ जाएंगे तो ये होगा निगेटिव स्लैक। तो इसको दोनों ही टर्म में आपको याद रखना है, रिसोर्स के टर्म में भी और टाइम वाइज भी। टाइम वाइज हम पहले चल रहे हैं या आगे चल रहे हैं, तो अगर डिले चल रहे हैं तो रिसोर्स में कमी होगी, तो उसको बोलेंगे हम कौन सा कंडीशन, नेगेटिव स्लैक का कंडीशन। जितना टाइम चाहिए उतना ही टाइम पे हम टाइम पे चल रहे हैं, मतलब ऑन टाइम है, तो रिसोर्स कैसा होगा, एडिक्वेट होगा, तो हम जीरो स्लैक पे आएंगे। अगर हमारे पास टाइम की सफिशियंट मात्रा है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा है, तो हम बिफोर टाइम कंप्लीट करेंगे, उस समय स्लैक होगा पॉजिटिव। तो यह क्वेश्चन में अब आप देखिए क्या कहता है, इन PERT एनालिसिस नेगेटिव स्लैक अकर्स व्हेन देयर इज अ डिफिशियंसी इन रिसोर्स। जितना चाहिए उससे हमें कम दिया गया हुआ, इस केस में हमें टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो इस समय जितना भी हमें टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। और हम जानते हैं कि जो टाइम होता है वो कॉस्ट के साथ कैसे वेरी करता है रिसोर्स के साथ, तो एक चार्ट हमें याद रखना है हमेशा, इससे बहुत अलग अलग तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट का चार्ट होता है ऐसे, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में 2 प्रकार के कॉस्ट होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट का चार्ट होता है ऐसे। तो डायरेक्ट कॉस्ट इसको बोलते हैं क्रैश कॉस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट, और कहीं बीच में आता है एक ऑप्टिमम कॉस्ट, इन दोनों के बीच में, क्रैश और नॉर्मल के बीच में ऑप्टिमम कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट तो टाइम के सबसे पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक टाइम पे आके मिनिमम होगा और फिर बढ़ेगा ये धीरे धीरे, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट अल्टीमेटली बढ़ता ही जाएगा। तो अगर हम मैन पावर रिसोर्स को एडिक्वेट कर रहे हैं, मतलब वी आर ओनली वेयरिंग द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो हम सिर्फ इसको वेरी कर रहे हैं, ये अपने आप ही कम होता चला जाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट तो अपने आप ही कम हो जाएगा हम टाइम खत्म करेंगे तो, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट दिस चार्ट इज इनिशियली डिक्रीजिंग, देन अटेनिंग अ मिनिमम वैल्यू, देन इट इज अगेन इंक्रीजिंग। ठीक, तो इसके लिए हमें एक ऐसा वैल्यू फाइंड करना होता है जहां पे ये ऑप्टिमम कॉस्ट मिले हमें, दोनों को फाइंड करके। चलिए आगे चलते हैं। मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी इन द मोस्ट एडवर्स कंडीशन। ये हमें पता है कि PERT में हम 3 प्रकार के टाइम को यूज करते हैं, और उससे हम फिर चौथा टाइम प्रोबेबिलिस्टिकली कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये PERT जो है कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। देखते हैं तीनों टाइम। एक तो हमारा है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दूसरा होता है हमारा पेसिमेटिक टाइम, और तीसरा होता है मोस्ट प्रोबेबल टाइम, TM, TP और ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है, अगर हम सब कुछ सारा पावर लगा दें, जितना हम कर सकते हैं अपनी तरफ से कर लें, तब कितना टाइम लगेगा, मतलब किसी भी कंडीशन में चाहे हम कुछ भी कर ले, अगर प्रोजेक्ट इससे जल्दी खत्म नहीं हो सकता, दिस टाइम इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमाइज्ड टाइम। पेसिमेटिक मीन्स अगर सब कुछ उल्टा हो जाए, सारे कंडीशन आ जाए कि जिस समय हमारा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, तो उस टाइम को हम कहते हैं पेसिमेटिक टाइम। सो दिस इज द मिनिमम टाइम एंड दिस इज द मैक्सिमम टाइम। और मोस्ट प्रोबेबल टाइम ऐसा होता है कि जैसा चल रहा है बाय डिफॉल्ट रियल टाइम, उसके कंडीशन में कितना टाइम लगेगा, मतलब एक्चुअली में रियलिटी में कितना टाइम लगना चाहिए उसको, दिस रिप्रेजेंट मोस्ट प्रोबेबल टाइम। इसलिए हम सबसे ज़्यादा वेटेज इसको देते हैं, क्योंकि ये दोनों इंसिडेंटली है,
ये दोनों हम बाय डिफॉल्ट फॉलो नहीं करते, ये दोनों हम तब फॉलो करते हैं जब कुछ ऐसा आ जाए कि हमें ये करना ही पड़ेगा रैंडमली। दैट मीन्स अगर कुछ ऐसा आ जाए कि प्रोजेक्ट में आ जाए कि आपको 2 दिन में खत्म करना ही करना, चाहे कुछ भी कर लो, तो हम इसको फॉलो करेंगे। और ये कब आता है? जब ऐसा कोई संभावना नहीं था बट एक्सीडेंटली ऐसा कंडीशन आ गया, उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। तो फाइनल इन तीनों को यूज करके हम एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं, और वो होता है टी ओ प्लस टी पी प्लस 4 टाइम्स ऑफ टी एम डिवाइड बाई 6, एवरेज ऑफ ऑल द टाइम। इस केस में हम मोस्ट प्रोबेबल टाइम का वेटेज हम 4 रखते हैं, बाकी इन दोनों का वेटेज हम 1 1 रखते हैं। तो इससे हमें मिलता है कि एक्सपेक्टेड टाइम कितना है, कितना हमें उस प्रोजेक्ट को खत्म करने में लगेगा बाय कंसिडरिंग ऑल द टाइमिंग्स। अभी आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी इन द मोस्ट एडवर्स कंडीशन। तो मैक्सिमम टाइम के लिए हम जानते हैं पेसिमेटिक टाइम होता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम टी ओ मिनिमम टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम इन बिटवीन द पेसिमेटिक एंड ऑप्टिमिस्टिक, टोटल एक्सपेक्टेड टाइम जो हमने अभी फाइंड किया। Which of the following is associated with critical activity in activity over arrow network? दो प्रकार के एक्टिविटी होते हैं, एक्टिविटी ओवर एरो, एक्टिविटी ओवर नोड। तो हम जो जनरली सीपीएम पर्ट फॉलो करते हैं उसमें एक्टिविटी ओवर एरो होता है, क्योंकि हम एरो पे हम एक्टिविटी को दिखाते हैं और नोड पे हम इवेंट्स को दिखाते हैं कि इवेंट मतलब एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एक्टिविटी का एंडिंग पॉइंट। तो कह रहा है कि एओएन नेटवर्क में एसोसिएटेड विद क्रिटिकल एक्टिविटी। तो क्रिटिकल एक्टिविटी किसको बोलते हैं? जब हमारे पास जीरो का कंडीशन है, जीरो सेलेक्ट का कंडीशन पर्ट के केस में और जीरो फ्लोट का कंडीशन सीपीएम के पर्ट के केस में। दोनों कंसेप्ट सेम है, सीपीएम में हम फ्लोट के नाम से जानते हैं उसे और पर्ट में हम उसे सेलेक्ट के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होगा कि हमारे पास जितना समय चाहिए उतना ही समय हमारे पास अवेलेबल भी है, अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड इज सेम। तो उस केस में हमारे पास फ्लोट कितना होगा या सेलेक्ट कितना होगा? 0। दैट मीन्स वी आर ऑन द टाइम इटसेल्फ। 10 तारीख तक खत्म करना है, 10 ही तारीख तक हमारा खत्म हो भी सकता है उस केस में हमारे पास। तो क्रिटिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होते हैं कि जिनको हमें फॉलो करके प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन निकालना होता है। हो सकता है 5 एक्टिविटी है उसमें से 4 के पास सेलेक्ट है बट एक के पास सेलेक्ट नहीं है, तो हमें उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। बाकी सारे अगर टाइम है तो वो अपने टाइम को आगे पीछे कर सकते हैं, बट जिसके पास टाइम नहीं है वो अपना आगे पीछे नहीं कर सकता। तो प्रोजेक्ट का जो टोटल ड्यूरेशन है वो उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट में मान लीजिए हमारे किसी रेस में 10 बच्चे हैं और 10 में से 8 बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं और 2 ऐसे हैं जो स्लो स्लो चलेंगे। बट अगर हमें 10 को पहुंचाना है टारगेट पे, सभी पहुंचने चाहिए, तब हम फाइनल फिनिश टाइम मानेंगे। तो चाहे फास्ट वाले कितना भी पहले क्यों ना पहुंच जाए, हम उसको काउंट नहीं करेंगे जब तक 10 के 10 नहीं पहुंच जाए। इसलिए हम स्लोएस्ट को काउंट करते हैं कि सबसे स्लोएस्ट कौन सा है। तो इसीलिए इसमें हम फ्लोट को क्या रखेंगे? 0। तो ऐसा एक्टिविटी को काउंट करेंगे जिसको हम एक क्रिटिकल एक्टिविटी कहते हैं, जिसमें फ्लोट की वैल्यू क्या होती है? 0। चलते हैं नेक्स्ट, टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सीपीएम। तो देखो क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, अब ऐसा कुछ आया कि मुझे प्रोजेक्ट को बहुत ही जल्दी खत्म करना है, जिसका टाइम 1 महीने था, बट अब हम ये देखेंगे कि हम टाइम कितना रिड्यूस कर सकते हैं। अगर मुझे 1 मंथ की जगह अब मुझे 15 दिन में खत्म करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो हमारा प्रोजेक्ट्स है उनको जल्दी खत्म करना पड़ेगा, मतलब उनको उनकी टाइमिंग को घटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, हमारे पास मान लीजिए n नंबर ऑफ एक्टिविटी है, एक्टिविटी बहुत सारे हैं, जैसे कंक्रीटिंग में हो सकता है एक्टिविटी, कंक्रीट करना, स्लैब कास्टिंग हो गया, ट्रेंचिंग हो गया, ट्रेंच को खोदना, ये सब हमारे पास एक्टिविटी है। नाउ हम क्या देखेंगे, हम शुरुआत कैसे करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी का टाइम सबसे पहले घटाना है। तो सबसे पहले हम किसको चूज करेंगे? जिसको 1 दिन टाइम घटाने के लिए सबसे कम कॉस्ट लग रहा हो, कॉस्ट पर डे जिसका सबसे कम लग रहा है उसको बोलते हैं कॉस्ट स्लोप। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट स्लोप एंड द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट स्लोप इज कॉल्ड क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाई नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। दिस इज कॉल्ड क्रॉस कॉस्ट स्लोप, और ये आता है कॉस्ट पर डे। तो हम क्या चूज करेंगे? उस एक्टिविटी को सबसे पहले मिनिमाइज करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे, जो सबसे कम कॉस्ट ले रहा है 1 दिन कम करने के लिए। फिर नेक्स्ट उसके बाद अगला चूज करेंगे जो उससे ज़्यादा ले रहा है, उससे जस्ट ज़्यादा ले रहा है कॉस्ट 1 दिन घटाने के लिए। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे और लास्ट पे पहुंचेंगे जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट ले रहा है घटाने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड क्रैशिंग या फिर टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो हम सबसे पहले किसको चूज करेंगे? जो लिस्ट कॉस्ट स्लोप हो। लिस्ट कॉस्ट स्लोप मीन्स क्या होता है? जो मैंने अभी डिस्प्ले किया, जो एक्टिविटी सबसे कम कॉस्ट ले रहा हो 1 डे एक्टिविटी को घटाने के लिए। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंज
एंड रीशेड्यूलिंग एंड रीप्लानिंग इज कॉल्ड अपडेटिंग। अगर हमारे प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंज करना हो या रीशेड्यूल करना हो या रीप्लान करना हो, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? अपडेटिंग। रिसोर्स लेबलिंग और रिसोर्स स्मूथनिंग क्या होता है? इस केस में हम टाइम को, एक में हम टाइम को और एक में हम कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करते हैं। हमारे पास जो रिसोर्स है, एक में हम रिसोर्स को फिक्स रखते हैं, दूसरे में हम कॉस्ट को फिक्स रख के दूसरे को ऑप्टिमाइज करते हैं। रिसोर्स अलोकेशन में हम कौन सा रिसोर्स किस किस एक्टिविटी को कितना कितना अलोकेट करना है वो कवर होता है। नेक्स्ट इज मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मैं आपको क्विक रिव्यू बता देता हूँ, बट इससे आपको 2-3 ही पूछा जाता है जो क्वेश्चन, वो आपको याद रखने हैं। मैं दोनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन टाइप होते हैं वो जनरली मिलिट्री टाइप, इसे हम बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। जो मिलिट्री का जो हायरार्की होता है उसको फॉलो करता है उसको बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जनरली ये दोनों ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसके अलावा पूछा नहीं जाता, बट मैं और बता देता हूँ आपको। तीसरा होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, चौथा होता है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा होता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, सिक्स होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट होता है फ्री फॉर्म। तो ये सब इसके ऑर्गेनाइजेशन के टाइप ही हैं, बट आपसे क्वेश्चन में सिर्फ ये दो ही पूछा जाता है। तो पहला पूछेगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्रेजेंट, तो आपको इस केस में याद रखना है मिलिट्री में ये फॉलो होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न। या फिर मिलिट्री में कौन सा पैटर्न फॉलो होता है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन वाला। हेड, उसके नीचे उसका जूनियर, उसके नीचे उसका जूनियर, उसके नीचे उसका जूनियर, उसके नीचे उसका जूनियर, दैट मीन्स लाइन पैटर्न फॉलो होता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको किसने इन्वेंट किया था ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको याद रख लीजिए आप, FW टेलर ने इसको इन्वेंट किया था। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन किसको फॉलो करता है, तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में ये सिस्टम फॉलो होता है। दूसरा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किसने इन्वेंट किया था, तो FW टेलर ने इन्वेंट किया था। ये दो क्वेश्चन ही इसमें पूछते हैं। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का हायरार्की फॉलो होता है? स्पेशलिस्ट होते हैं हर एक काम के लिए इक्विवेलेंट में, इसमें सब कुछ इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई एक दूसरे का जूनियर सीनियर नहीं होता, हर एक काम के लिए एक स्पेशलिस्ट रखा जाता है। डिजाइनिंग के लिए एक, शेड्यूलिंग के लिए एक, सॉइल के लिए अलग, जियो इंजीनियर अलग, तो सब कुछ इंडिपेंडेंट होता है और सबका एक स्पेशलिस्ट रखा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। FW टेलर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री टाइप फॉलो होता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज प्री टेंडर स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड। जाहिर सी बात है, टेंडर निकालने से पहले हमें सिलेक्शन ऑफ साइट करना पड़ेगा, एक्विजिशन ऑफ लैंड, लैंड को अक्वायर करना पड़ेगा, एंड फाइनलाइजेशन ऑफ डिटेल। ये तीनों डिटेल करने के बाद हम एक टेंडर ड्रॉ करेंगे जिसमें हम क्वांटिटी कितना होना है और उसका कॉस्ट हम कितना दे सकते हैं, ये दो चीज़ हम प्रपोज करके टेंडर कॉन्ट्रैक्टर के पास भेजेंगे। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर का सबसे कम प्राइस होगा उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी, फिर काम आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट इज अर्ली फिनिश टाइम। किसी भी, मैंने एक्टिविटी में बताया, एक्टिविटी को यहाँ पे खत्म होना चाहिए, तो एक होता है उसका स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। तो अगर ये एंड मान लेते हैं हम, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और एक होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम। काम कितना जल्दी से जल्दी, कितना कब खत्म हो सकता है, और लेट से लेट कितना खत्म हो सकता है, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम। इस तरह से स्टार्टिंग में भी दो होते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, तो ये टोटल 4 होते हैं। कहीं से भी आप ऐड करोगे तो इसमें आपको एक्टिविटी ही ऐड करना पड़ेगा, एक्टिविटी का ड्यूरेशन। आप अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, काम हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें एक्टिविटी ड्यूरेशन ऐड कर दोगे तो वो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे खत्म होना चाहिए वो। और अगर काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें एक्टिविटी ड्यूरेशन ऐड करोगे, एक्टिविटी अगर 5 दिन में खत्म होना चाहिए तो यहाँ से ऐड करोगे तो वो यहाँ पहुँचेगा। तब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अर्ली फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, दैट मीन्स हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ऑफ एन अर्ली स्टार्ट टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। जाहिर सी बात है, सम ही करेंगे, तो अर्ली स्टार्ट टाइम में हम अगर एक्टिविटी को ऐड करेंगे तो हम अर्ली फिनिश टाइम पे पहुँचेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे तो हम यहाँ पहुँचेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। तो फ्लोट भी हम जानते हैं कई प्रकार के होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, ऐसा भी नहीं है। टोटल फ्लोट होता है, टोटल फ्लोट, एक होता है फ्री फ्लोट, एक होता है इंटरफेरिंग फ्लोट, और एक होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट मीन्स इट इज नीदर अफेक्टिंग सक्सीडिंग एक्टिविटी नॉर अफेक्टिंग प्रीसीडिंग एक्टिविटी, इट विल ओनली अफेक्ट द एक्टिविटी कंसर्न। जिसमें हम ये यूज कर रहे हैं, मतलब वो क्या वैल्यू है फ्लोट की। टोटल फ्लोट मान लीजिए किसी एक्टिविटी का है 10 दिन, कि 10 दिन उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक।
तो उस केस में टोटल फ्लोट तो हमारा 10 हो गया, तो उसमें से कितनी ऐसी वैल्यू है, मतलब 10 दिन में से कितना दिन है जो अगर हम चेंज करें उस एक्टिविटी का तो आगे और पीछे वाला एक्टिविटी अफेक्टेड ना हो, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। फ्री फ्लोट क्या होता है, जिसमें आगे वाला एक्टिवेट हो, आगे वाला तो अफेक्ट हो बट पीछे वाला ना हो। इंटरफेरिंग फ्लोट मीन्स पीछे वाला हो बट आगे वाला ना हो। तो इंटरफेरिंग फ्लोट की वैल्यू कैसे होती है, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, इन दोनों को हम माइनस करके क्या निकालते हैं, इंटरफेरिंग फ्लोट। यही पूछा है इसमें, डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट इज कॉल्ड इंटरफेरिंग फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द अक्यूरेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। तो देखिए कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी क्या होगा, कोई भी एक्टिविटी है तो उसको हम कैसे एरो से डिनोट करते हैं कि ये हमारा एक्टिविटी है, ये इसका इवेंट है दोनों, ये हमारा एक्टिविटी है और ये इवेंट है। इवेंट मीन्स स्टार्टिंग और कंप्लीशन, ये हमारा स्टार्ट है और ये इसका एंड है। तो याद रखिए कि सिर्फ स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट एक्टिविटी है ये इसका स्टार्टिंग है, तो ये हमेशा, और ये पहले वाला जो होता जहाँ से स्टार्ट होता है ये हमेशा टेल होता है क्योंकि ये इस तरफ को बढ़ रहा है, और ये हमेशा हेड होता है फॉर एक्टिविटी ए, अगर ये एक्टिविटी ए है। बट एक्चुअली में क्या होता है, एक एक्टिविटी यहाँ पे है, फिर यहाँ से दूसरा एक्टिविटी जुड़ा होता है, फिर यहाँ से दो एक्टिविटी जुड़े होते हैं। तो ये जो है ये इसके लिए तो हेड का काम कर रहा है, बट एक्टिविटी बी के लिए ये टेल का काम कर रहा है। सिमिलरली ये वाला इसके लिए हेड का काम कर रहा है, बट इन सॉरी हाँ टेल हेड का काम कर रहा है, बट इन दोनों के लिए टेल का काम कर रहा है। तो एक्सेप्ट स्टार्टिंग एंड द एंड, स्टार्टिंग वाला सिर्फ और सिर्फ टेल का काम कर रहा होगा, एंड वाला हमेशा हेड का काम कर रहा होगा, ओनली वन, मतलब सिंगल रोल। बट बाकी इन बिटवीन जितने भी हैं वो सब ड्यूअल रोल के होंगे, एक के लिए वो हेड होगा, दूसरे के लिए टेल होगा। तो कह रहा है ऑक्यूरेंस, मतलब जब हमारा कोई एक्टिविटी स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, हेड इवेंट, सॉरी ऑक्यूरेंस ऑफ कंप्लीशन, जहाँ पे एक्टिविटी कंप्लीट होता है उसको क्या कहते हैं, तो हेड इवेंट। और ऑक्यूरेंस ऑफ स्टार्टिंग इज कॉल्ड टेल इवेंट। ड्यूअल रोल इवेंट मैंने बता दिया, जो दोनों ही पर्पस करता है, ये कंप्लीशन मीन्स कंप्लीशन इवेंट, ऐसा कोई नाम नहीं होता है। आगे चलते हैं, इफ ए शेड्यूल कंप्लीशन टाइम फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज 15 डेज, क्या है उसका कंप्लीट होना कितने दिन में चाहिए, 15 डेज में होना चाहिए। इट्स अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम इज 10 डेज, हम ये मान के चल रहे हैं कि 10 दिनों में ये खत्म हो जाएगा। देन द स्लैक इज, बहुत सिंपल है, मैंने अभी बताया कि हमारे एक्सपेक्टेड टाइम के हिसाब से 10 दिनों में खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये प्लस का 5 दिन बच जाएगा, जिसको हम यूज कर सकते हैं अगर किसी काम में मुझे डिले करना है या डिले हो जाता है 5 दिन, तब भी हमारा टाइम प्रोजेक्ट के गिवन टाइम के बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस 5 डेज हमारे पास स्लैक अवेलेबल है। दिस इज कॉल्ड टोटल फ्लोट, टोटल स्लैक, क्योंकि हम पर्ट यूज कर रहे हैं। गैंट चार्ट हमें पता है, गैंट चार्ट इज अ बार चार्ट, बार चार्ट को बोलते हैं। तो इसमें क्या था, एक्टिविटी वर्सेस टाइम, तो ये एक्टिविटी का ड्यूरेशन है और ये हमारा टाइम है। तो एक्टिविटी, और इसको हम ऐसे एक्टिविटी पे डिनोट करते थे कि ये एक्टिविटी यहाँ से, और लास्ट में हमने क्या किया, जितना एक्टिविटी हमारा एक्चुअल हो गया है उसको हमने डैश से डिनोट कर दिया, और जो बाकी है उसको हमने प्लेन रखा। तो इससे हमें प्रोग्रेस का भी पता चलता है कि काम कितना हो गया है इस एक्टिविटी का और कितना काम बाकी है। तो कंपेरिजन ऑफ द एक्चुअल प्रोग्रेस एंड शेड्यूल्ड प्रोग्रेस, शेड्यूल्ड प्रोग्रेस है यहाँ तक और हमारा काम अभी यहाँ तक हुआ है, तो हम इसको देख सकते हैं कि हमारा शेड्यूल्ड में है कि 10 तारीख तक यहाँ तक काम हो जाना चाहिए, बट एक्चुअली में यहीं तक हुआ है तो हम पीछे चल रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ तक हो गया मतलब हम आगे चल रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ तक यहीं तक हुआ है तो हम टाइम पे चल रहे हैं। इस तरह से हम कंपेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इक्विवेलेंट कॉस्ट ऑफ 25 लाख विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट सैलवेज वैल्यू दिया हुआ है। देखो इक्विपमेंट का कॉस्ट दिया हुआ है, सैलवेज वैल्यू दिया हुआ है, और कह रहा है कि 5 ईयर्स के बाद, यूजफुल लाइफ के बाद कितना अप्रॉक्सीमेट इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट है। तो सिंपल है, खरीदा हमने 25 लाख में, और जो लाइफ खत्म होने का जिसकी कॉस्ट रह जाएगी वो है 5 लाख, और कितने साल में, 5 लाख में। तो पर ईयर हम कितना कॉस्ट इसका गंवा रहे हैं, जो इसकी वैल्यू है वो कितना गंवा रहे हैं, तो डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 4 लाख। पर ईयर हम इसके 4 लाख वैल्यू गंवा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस टू एनालाइज द प्रोजेक्ट फॉर एन इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने से पहले कौन सा प्रोसेस करना होता है और किस सीक्वेंस में करना होता है। सबसे पहला होता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन में जो भी काम है, मान लो मोटा मोटा काम है, बीम का कंस्ट्रक्शन, स्लैब का कंस्ट्रक्शन, कॉलम का कंस्ट्रक्शन, फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं। अब इनको हमने टुकड़े टुकड़े में बांट दिया कि भाई ये स्लैब कंस्ट्रक्शन तो हमने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन इसके लिए छोटे छोटे काम है, शटरिंग लगाना, कंक्रीटिंग करना, बार को कट करना, बार बेंडिंग करना, बार शेड्यूलिंग करना, तो ये सब हो गया। इसको वर्क को ब्रेक डाउन करना, कि एक बड़ा एक्टिविटी को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना, दिस इज कॉल्ड वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। पहला काम हम ये करेंगे। देन करेंगे इसका नेटवर्क बनाएंगे।
जो हमने सीखा अभी कि नेटवर्क बना के एक्टिविटी को फिर हम इसमें हम एक्टिविटी को नंबर देते हैं कि पहले क्या काम करना है, दूसरा उसके बाद क्या काम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हम स्लैब और बीम बना देंगे बाद में फाउंडेशन बनाएंगे। तो इसके लिए ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं। तो पहले हमने वर्क को अलग अलग किया, सारे काम को पहले हमने लिख लिए, उसके बाद हमने इन कामों को नेटवर्क के फॉर्म में सजाया। लास्टली शेड्यूल विद रिसोर्स एलोकेशन। अब हम इसकी टाइम डिसाइड करेंगे कि अच्छा ये एक्टिविटी में कितना समय लगना है और कितना इसमें रिसोर्स चाहिए। तो अब मान लो फुटिंग हमें कंस्ट्रक्ट करना था, पहले डिगिंग करेंगे तो रिसोर्स में क्या मैन पावर चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, तो कौन कौन सा इक्विपमेंट्स चाहिए उसको हम अलोकेट भी करेंगे और शेड्यूल बनाएंगे कि अच्छा ये ट्रेंचिंग का काम 10 दिन में खत्म हो सकता है। लास्टली इज टाइम कॉस्ट स्टडी कि हमें कितना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, कब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है तो कितना कॉस्ट लग रहा है, ताकि हम उस मिनिमम कॉस्ट पहुंच जाएंगे। याद है आपको मैंने बताया था क्रैश कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट एंड ऑप्टिमम कॉस्ट। तो हम ये ऑप्टिमम कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम ये टाइम कॉस्ट स्टडी करते हैं, ताकि हम किस टाइम पे प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम रखें ताकि हमारा कॉस्ट कम से कम लगे। क्यों? क्योंकि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो तो बढ़ेगा टाइम के साथ, बट डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो वेरिएबल है, इनिशियली मैक्सिमम होता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए, ताकि ये दोनों वैल्यू ऑप्टिमम पे खत्म हो, हमें टाइम कॉस्ट स्टडी करते हैं। तो ये होता है किसी भी स्ट्रक्चर को शेड्यूल करके उसको कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेज कैसे किया जाता है उसका पूरा ब्रेकडाउन। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो कर्व जो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, फ्रीक्वेंसी मीन्स, इसको बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ। कोई भी चीज़ हमारे पास है, उसकी बहुत सारी सेम चीज़ की बहुत सारी अमाउंट है। मान लीजिए हमारे पास एक सीमेंट की वैल्यू है कि 500 बैच के, तो हमारे पास सेम वैल्यू अगर बहुत बार है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गया, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्व का यूज़ किया जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कि है किसी एक ही चीज़ की वैल्यू बट बहुत बार है, डिफरेंट टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स है, तो उसको हम कैसे डिस्प्ले करें कि हमें पता चले कि एक्चुअली में अमाउंट कितना वेरी कर रहा है और किससे वेरी कर रहा है। तो मान लेते हैं कि हमारा इस तरह से, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जनरली इस तरह का होता है। चाहे आप कोई भी डेटा लें वो इस तरह का ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो क्या बताएगा कि मैक्सिमम अमाउंट की वैल्यू कितनी है। मान लीजिए एक रीडिंग को आप सर्वेइंग में, एक रीडिंग को आप 500 बार मेजर करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम आप सही होंगे, और कुछ ऐसा टाइम होगा जिस बार आपकी गलती बहुत ज़्यादा हुई होगी, तो आप इस साइड में होंगे। तो सेम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीडिंग होगा जो आपने मेजर की है उसकी एवरेज वैल्यू के आसपास होगी, और कुछ ही ऐसे रीडिंग होंगे जो बहुत जिसमें एरर होगा, तो वो इस रीजन में लाइक करेगा। तो हम जानते हैं कि 1 सिग्मा इज इक्वल टू 68% कवर करता है, 2 सिग्मा 95% कवर करता है, 3 सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 99.9% कवर करता है। तो ये हमारा कि है कि कितने डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये बताता है कि हमारी कितनी वैल्यू किस रेंज में स्प्रेड कितना है, उसका एरर कितनी है। हम इसको देख के बहुत कुछ कंक्लूड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये कैसा भी हो सकता है, इसे बोलते हैं, अगर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर एकदम बेल शेप्ड का है, दैट मीन सिमेट्रिकल अबाउट बोथ ऑफ द साइड है, अगर ये बिल्कुल सेंटर से, अगर ये बिल्कुल सेंटर से ऐसे कर्व्ड है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर ये सेंटर से सिमेट्रिकल है तो दोनों तरफ का शेप सेम है। अगर ये राइट स्क्यूड है, राइट स्क्यूड मतलब मीन्स कि ये कर्व कुछ ऐसे स्क्यूड, ये कर्व इस तरफ को ज़्यादा वैल्यूज है, एवरेज से राइट हैंड साइड में ज़्यादा वैल्यूज है, एवरेज से लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कम है, इसे बोलेंगे राइट स्क्यूड। अगर यही चीज़ अगर लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है, इसे हम बोलेंगे लेफ्ट स्क्यूड। एवरेज की वैल्यू से लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, राइट साइड में कम ऑब्जर्वेशन है। तो यही है हमारे इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो क्या बोला इसमें कि हैविंग अ सिंगल हम्प कॉल यूनिमोडियल कर्व। तो ये सिंगल हम्प, एक ही हम्प है तो यूनिमोडियल, अगर कई सारे हम्प है तो बाईमोडियल, बाई या फिर मिनीमोडियल। इफ सिमेट्रिकल, ये वाला केस, तो हम उसे क्या बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इफ अनसिमेट्रिकल तो उसे बोलते हैं स्क्यूड कर्व, इधर लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड, जिसे हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। पर्ट में, पर्ट की जो इंडिविजुअल एक्टिविटी होती है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, और ओवरऑल प्रोजेक्ट हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। तो पर्ट में इंडिविजुअल एक्टिविटी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, बट इन सबको मिला देंगे तो कोई लेफ्ट स्क्यूड होगा, कोई राइट स्क्यूड होगा, इन सबको मिला के हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिल जाता है अल्टीमेटली ओवरऑल प्रोजेक्ट का।
इसलिए नॉर्मली ओवरऑल प्रोजेक्ट हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है, बट इंडिविजुअल एक्टिविटी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इधर या तो ये लेफ्ट स्क्यूड होगा या राइट स्क्यूड होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल, मैंने अभी आईएलडी वाले में कवर किया था इसको। म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल किसके लिए यूज होता है? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो या फिर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो, किसी भी स्ट्रक्चर में इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को ड्रॉ करने का। और ये क्या कहता है कि कोई भी स्ट्रेस फंक्शन, रिएक्शन, बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि उस जगह पे आप यूनिट डिस्प्लेसमेंट दीजिए, बाकी को मतलब उस जगह का रिस्ट्रेंट को आप फ्री कर दीजिए और उस जगह पे आप उसी डायरेक्शन में आप यूनिट डिस्प्लेसमेंट दो, बाकी को आप सेम रिस्ट्रेंट ही रखो, तो जो ग्राफ मिलेगा वही उसका आईएलडी होगा। बस यही इसका सिंपल डेफिनेशन है और सभी में यूज होता है। तो देखो, ड्राइंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एनी फोर्स फंक्शन, मैंने बताया ना एनी स्ट्रेस फंक्शन के लिए यूज होता है। एनी फोर्स फंक्शन मीन्स रिएक्शंस, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, तो किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। राइटिंग वर्चुअल वर्क इक्वेशन नहीं गलत, सुपरपोजिशन लोड इफेक्ट नहीं गलत, तो ये ओनली वन सही होगा। नेक्स्ट चलिए देखिए, ये अगर आपने मेरा आईएलडी का वो देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आईएलडी के चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। बहुत सिंपल है, सिंपल गर्डर है 20 मीटर स्पैन का और मूविंग लोड है 6 मीटर का, यूडीएल लोड दिया हुआ है जिसका स्पैन है 6 मीटर, करंट इंटेंसिटी 20 किलोमीटर पर मीटर है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव शियर फोर्स कह रहा है कि 4 मीटर पे कितना होगा। यहाँ पे 4 मीटर पे तो बहुत ही आसान है। आप इस देखो, ये 4 मीटर यहाँ पे रहेगा, तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए A/L और B/L इस तरह से फाइंड करना है। और इसका ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया। तो A/L कितना है, यहाँ पे A हमारा 4 मीटर है, तो 4 डिवाइडेड बाई टोटल स्पैन 20, तो 4 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा 0.2। तो ये हमारा ये 0.2 ऑर्डिनेट, तो इसका ऑर्डिनेट हमें मिल गया 0.2। और कह रहा है कि नेगेटिव शियर फोर्स निकालना है, तो ये तो यहाँ 6 मीटर तक तो ये पूरा ही ओवर रहेगा, तो हमें यहाँ तक की पूरी एरिया, यूडीएल है तो हमने ये सीखा था कि एरिया मल्टीप्लाई बाय द इंटेंसिटी, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 4 मीटर और हाइट कितना है 0.2 मल्टीप्लाई बाय द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जो कि 20 है। तो देखते हैं कितना आता है, 0.2 इंटू 20 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 8 किलो न्यूटन नेगेटिव शियर फोर्स। इस तरह से आप सारे फोर्स निकाल सकते हैं, आप वीडियो जाकर देखिए बहुत ही ईजी हो जाता है। 8 किलो न्यूटन अगर आपने एक भी निकाल लिया तो आप आंसर टिक कर सकते हो, आपको पॉजिटिव शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई 8 किलो न्यूटन। तो देख सकते हो आप इस केस में क्वेश्चन में आप सभी निकालने की वजह आप सबसे पहले ऑप्शन देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कौन सी इसकी वैल्यू है जो वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू 326 यहाँ पे भी है और कहीं भी नहीं है, तो मोमेंट की वैल्यू भी अगर आप सिर्फ निकाल लेते हैं तो भी आप आंसर पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि मोमेंट भी सब में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो मोमेंट की वैल्यू से भी पहुंच सकते हैं, या फिर आप पॉजिटिव शियर फोर्स निकालेंगे तो भी आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो कोई भी एक वैल्यू आप निकाल लीजिए, आप आंसर पे पहुंच जाएंगे, तीनों के तीनों वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हमने 1 मिनट से भी अंदर में हमने फाइंड कर लिया। मैंने अपने वीडियो में पूरा बताया है कि शियर फोर्स कैसे निकालना है, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालना है, कोई भी आईएलडी क्वेश्चन आप इसके बाद नहीं छोड़ेंगे अगर आप ये पढ़ लेंगे तो। देखिए आईएलडी से मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं आईएलडी से, जस्ट एज इट इज यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या कहता है प्रिंसिपल कि अगर किसी सिस्टम पे बहुत सारे लोड लग रहे हो तो उसका अगर इफेक्ट हमें मेजर करना हो तो हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो है इंडिविजुअल इफेक्ट, कि सभी का इंडिविजुअल इफेक्ट को हम अगर ऐड कर देंगे तो वो बराबर होगा हमारे ओवरऑल इफेक्ट के। मान लीजिए बीम है, इसमें बहुत सारे लोड लग रहे हैं और मुझे यहाँ पे डिफ्लेक्शन चाहिए, तो इन सभी का इफेक्ट एक साथ कंसीडर करने में बहुत कॉम्प्लेक्स हमारा एनालिसिस हो जाएगा। तो उसके बजाय क्या बोलता है सुपरपोजिशन कि आप पहले इसकी वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लो, इसकी वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लो और इसकी वजह से कैलकुलेट कर लो और लास्ट में तीनों को जोड़ दो, ये बराबर होगा तीनों के कंबाइंड इफेक्ट के। बट इसके लिए कुछ अजम्पशंस हैं, तो अजम्पशंस कौन कौन से हैं। तो पहला बोलता है कि स्ट्रेस जो होना चाहिए वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए डिफ्लेक्शन के, तो जो लोड है वो डिफ्लेक्शन के लीनियर फंक्शन होना चाहिए, कि लोड और डिस्प्लेसमेंट लीनियर होना चाहिए। ये नॉन लीनियर ऐसे या ऐसे नहीं हो सकता, अगर ऐसा है तो ये फॉलो नहीं करेगा कि हल्का लोड लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है, उस केस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हो गया।
हुक्स लॉ भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये ऑप्शन भी सही होना चाहिए, क्योंकि हुक्स लॉ होगा तभी ये, हुक्स लॉ ही यही कहता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, सॉरी विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो लीनियर फंक्शन तभी होगा जब ये हुक्स लॉ को ओबे करेगा। और एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स विल बी अफेक्टेड बाई स्मॉल, नहीं ये नहीं, मैंने कहा ना स्मॉल डिफॉर्मेशन से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं है, बट ये दोनों ऑप्शन सही हैं। बट फिलहाल के लिए ये ऑप्शन भी हम मान के चल सकते हैं, देखते हैं फाइनल आंसर की में क्या रहता है, बट ये दोनों ऑप्शन सही हैं। हुक्स लॉ ओबे करेगा तभी ये लीनियर फंक्शन होगा, ये बात याद रखिएगा, बिकॉज हुक्स लॉ सेज अस कि लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू strain within proportionality limit। नेक्स्ट इज यूनिट लोड मेथड किसका एडवांसमेंट है? तो आप जानते हो यूनिट सबसे पहले होता है कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम, कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम। कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम किसके लिए है? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लोड गिव्स यू डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन पॉइंट कहीं भी एक पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए है। कास्टिग्लियानो थ्योरम का सेकंड थ्योरम क्या कहता है? डेल यू ओवर डेल आर जो होगा वो जीरो होगा, मिनिमम होगा, जिसे हम कहते हैं थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क। लीस्ट वर्क इसको यूज करके हम क्या फाइंड करते हैं कि रिडंडेंट्स की वैल्यू, कि कोई भी रिडंडेंट है अगर इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है उसके रिडंडेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क भी कहलाता है, कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम। इसी का एडवांसमेंट है यूनिट लोड मेथड, कि जहां पे हमें डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है या फिर स्लोप फाइंड करनी है, वहां पे हम 1 यूनिट का लोड अप्लाई करेंगे। अगर मुझे डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है तो मैं लोड अप्लाई करूंगा, अगर स्लोप फाइंड करनी है तो हम मोमेंट अप्लाई करेंगे उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमें जरूरत है स्लोप या डिफ्लेक्शन की, और फिर हम लास्ट में उस जगह के हम स्लोप या डिफ्लेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ये कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम का एडवांस वर्जन है, तो डिराइव फ्रॉम कास्टिग्लियानो थ्योरम। नेक्स्ट चलते हैं आगे। स्लोप ऑफ ईच मोड ऑफ फ्री वाइब्रेशन इज यूनिक करस्पॉन्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ आइगन वैल्यू। तो ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आइगन जो डैम्प्ड और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन होता है, तो उस केस में पूछ रहा है शेप कितना होता है फ्री वाइब्रेशन के केस में। फ्री वाइब्रेशन और होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन में सोर्स हमें अटैच्ड होता है हमेशा, और फ्री वाइब्रेशन में सोर्स अटैच नहीं होता है। तो उस केस में एम्पलीट्यूड क्या होगा आइगन वेक्टर का? ये अनडिफाइंड होता है, इट कैन नॉट बी डिफाइंड, क्योंकि ये फ्री वाइब्रेशन है, और फोर्स्ड वाइब्रेशन में ये डिफाइंड होता है। आगे चलते हैं। एन इन्फ्लुएंस लाइन फॉर अ शियर फोर्स शोज दैट, देखिए तीसरा क्वेश्चन आ गया एलडी से, इसीलिए मैंने एलडी का एक सेपरेट वीडियो बनाया था। इन्फ्लुएंस लाइन कैसा होता है शियर फोर्स मोमेंट का? तो मैंने बताया था कि किसके लिए होता है, कि किसी भी एक फिक्स पॉइंट पे शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जब ये लोड वेरी करेगा पूरे स्पैन में कहीं पे, उसके लिए होता है। तो वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स एट वन सेक्शन ओनली caused by the moving load over the entire structure. Next is the considerable change in the suspended cable with change in the position of moving load prevented by using। तो हम जानते हैं कि ये केबल है, तो हम क्या करते हैं जहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज बनाना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं इस केबल को गर्डर से ऐसे अटैच कर देते हैं केबल से। तो कह रहा है कंसिडरेबल चेंज इन द सस्पेंडेड केबल, कंसिडरेबल चेंज इन सस्पेंडेड केबल विथ चेंज इन द पोजीशन ऑफ मूविंग लोड। तो जब मूविंग लोड चेंज होता है तो ये मतलब अगर लोड यहाँ पे मूव किया तो ये शेप चेंज ना हो, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम स्टिफनिंग गर्डर, दिस इज कॉल्ड स्टिफनिंग गर्डर। ये गर्डर क्या करता है, हर एक जगह से अटैच्ड है, तो ये इसको मूव नहीं करने देगा, अपना शेप चेंज नहीं होगा। तो ये शेप जो है इसका सर्कुलर या फिर पैराबोला हमने जो भी प्रोवाइड किया है शेप वही रहेगा, इसके लिए हम स्टिफनिंग गर्डर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज इन सस्पेंडेड केबल bending moment can be reduced by increasing the pull tension constant throughout bending moment is zero everywhere। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है आंसर पे, मैं आपको बताता हूँ कि सस्पेंशन केबल का क्या मैकेनिज्म है, कैसे वो फोर्स ट्रांसफर करता है। तो सस्पेंशन केबल, सबसे पहली बात केबल है तो बेंडिंग मोमेंट तो ले ही नहीं सकता, सिंपल। तो पहली बात तो ये है कि बेंडिंग मोमेंट हमेशा केबल में जीरो होता है। दूसरी बात ये ऑलवेज कैरी करता है टेंशन फोर्स, और लास्ट में ये अबटमेंट पे ट्रांसफर कर देता है और अबटमेंट से अल्टीमेटली सॉइल पे जाता है। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है। अब ये है कि दूसरा एक और चीज़ पूछते हैं कि जो ये केबल होता है कैसा होता है, तो ये फुल्ली फ्लेक्सिबल होता है, फुल्ली फ्लेक्सिबल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा जो केबल होता है सस्पेंशन केबल वो फुल्ली फ्लेक्सिबल होता है। अब इसमें यही पूछा है कि सस्पेंशन केबल में कौन सा है, तो बेंडिंग मोमेंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय, तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन है, तो सही है ये।
बट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है क्योंकि इसमें बेंडिंग मोमेंट होता ही नहीं है। टेंशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट, ये ऑप्शन भी सही है। बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एवरीवेयर, ये ऑप्शन भी सही है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कैंसिल होना चाहिए क्योंकि इसमें नॉट के लिए सही है फर्स्ट ऑप्शन, बट नॉट, इट इज नॉट फॉर ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, स्पैन एल है, और अगर हम मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं एम। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम मीन्स क्या होता है, कैंटिलीवर बीम और यहाँ पे एक सपोर्ट लगा दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे कोई एक मोमेंट प्लस एम अप्लाई कर रहे हैं, प्लस एम, तो फिक्स्ड एंड सपोर्ट मोमेंट कितना होगा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इसके अपोजिट में ही एक्ट करेगा, तो माइनस एम। और हम जानते हैं कैरी ओवर फैक्टर अगर फार एंड हिंज हो तो कितना होता है 3ei/l, जो और अगर फार एंड फिक्स हो तो 4ei/l। ये होता है हमारा स्टिफनेस ऑफ सपोर्ट। और कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है m/2, मतलब जो भी मोमेंट है उसका कैरी ओवर फैक्टर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में फाइंड करते हैं। कैरी ओवर फैक्टर इज ऑलवेज हाफ ट्रांसफर होता है दूसरे एंड पे, तो यहाँ पे सिंपली इसका ट्रांसफर यहाँ पे होगा m, मतलब यहाँ पे मोमेंट ऐसे ट्रांसफर होगा m/2 प्लस का, तो इसके अगेंस्ट में जो रोटेशन को रेसिस्ट करने के लिए मोमेंट डेवलप होगा वो -m/2 डेवलप होगा। चलिए सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कैन बी एनालाइज्ड बाई, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो हम जानते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है सफिशिएंट होता है। 3 इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज सफिशिएंट, इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज सफिशिएंट। और जो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है उसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्लस कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन भी ऐड होता है, कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन। तो एक कॉम्पिटिबिलिटी कंसिडरेशन इज यूज्ड इन केस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर along with the equilibrium equation, but statical determinant में सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम ही काफ़ी है। सेफ फैक्टर फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है। तो सेफ फैक्टर आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं उसका याद रखना है। रेक्टेंगल के लिए आपने देख लिया 1.5 होता है, सर्कुलर के लिए 1.7 होता है, ट्रायंगल के लिए सबसे ज़्यादा होता है, ट्रायंगल के लिए 2.34 होता है अगर वर्टेक्स अप है, मतलब ऐसे है तो। अगर वर्टेक्स डाउन है, अगर ऐसे है तो ये 2 के बराबर होता है। ट्रायंगल का हो गया डायमंड शेप का 2 होता है हमेशा, डायमंड शेप मतलब ऐसा शेप। आई सेक्शन का 1.12 से लेके 1.55 तक होता है डिपेंडिंग अपॉन द सेक्शन। तो आई सेक्शन का वेरिएबल होता है, बट पूछता है तो आपको याद रखना है कि 1.12 से लेके इसके बीच में होता है, जो ऑप्शन दिखेगा उसमें टिक कर देना है। और लास्टली टी सेक्शन के लिए 1.9 से लेके 1.95 तक होता है। सबसे ज़्यादा या हाईएस्ट होता है किसमें, ट्रायंगुलर सेक्शन में, व्हेन अपेक्स इज अपवर्ड, ये अपेक्स अपवर्ड है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंशन कोफिशिएंट मेथड है ट्रस एनालिसिस के लिए। टेंशन कोफिशिएंट किसके बराबर होता है, टेंशन जितना भी लग रहा होता है उस मेंबर में वो डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ द मेंबर। तो कोई भी कोफिशिएंट होता है तो हमेशा वो पर यूनिट लेंथ ही होता है या फिर पर यूनिट डायमेंशन ही होता है। तो आप इस केस में वैसे भी आप दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी कोफिशिएंट आ गया किसी भी चीज़ का कोफिशिएंट तो वो पर यूनिट ही होगा, और नॉर्मली ये कोई भी एक डायमेंशन होता है नॉर्मली। तो ये डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द मेंबर। मोस्ट न्यूमेरिकल टेक्निक्स इन द कंप्यूटर एडेड एनालिसिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिटाइजेशन। देखिए कोई भी जो जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एफईएम पे बेस्ड होते हैं सॉफ्टवेयर, मतलब ये फाइनाइट एलिमेंट मेथड पे। कोई भी एक बड़ा लाइन है तो इसको ये पूरा एनालिसिस नहीं करेगा, इसको डिस्क्रीट टुकड़े टुकड़े में काट देगा। और एलिमेंटल एनालिसिस जो यूलरियन अप्रोच हम जानते हैं, यूलरियन अप्रोच फ्लूइड मैकेनिक्स में होता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बिहेवियर को मेजर करके फिर कम्युलेटिवली बिहेवियर को शो करेगा, इसको बोलते हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड। और इसको दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिटाइजेशन। डिस्क्रीट है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट। ये हो गया कंटिन्यूअस और ये हो गया डिस्क्रीट। तो कंटिन्यूअस को हमेशा डिस्क्रीट में हम कन्वर्ट करके फिर उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ ग्राउंड ड्यूरिंग द शेकिंग इज नोन एज, जानते हैं पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ वाइब्रेशन पीक, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, फिर वाइब्रेशन घटना शुरू हो गया, तो ये पीक जो होता है इसको बोलते हैं पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू विच मेथड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट अ मीन पोजीशन इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यहाँ पे दो मेथड, ये सब मेथड किसके लिए होता है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी को निकालने के लिए, नेचुरल फ्रिक्वेंसी को निकालने के लिए। और रिले मेथड क्या कहता है, तो रिले मेथड आप लोग देख लीजिए। रिले मेथड एनर्जी मेथड होता है एक, दूसरा होता है रिले मेथड। तो एनर्जी मेथड में हम सारी एनर्जी यूज करते हैं, और रिले मेथड एनर्जी मेथड का ही नेक्स्ट वर्जन है, उसने एनर्जी को यूज किया। तो उसने दो चीज़ कहा कि आप क्या करो कि जहाँ पे भी आपको एनर्जी दिख रहा है, मतलब कैसे आप फाइंड करोगे, मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग सिस्टम है और ये इसकी है मीन पोजीशन, और
ये है इसका एक्सट्रीम पोजीशन, और इतना ये डिस्प्लेस हुआ एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन से। तो इन दोनों केस में जो एनर्जी होगी उन दोनों का जो सम होगा, तो टोटल एनर्जी के वही इक्वेशन यहाँ पे ऐड कर देना। दैट मीन्स इस पोजीशन में जो एनर्जी होगी और इस पोजीशन में जो एनर्जी होगी, इन दोनों का सम। तो हम जानते हैं एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि एनर्जी प्रिंसिपल जो यूज करते हैं उसको हमने रेले मेथड में यूज किया, और रेले मेथड क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। तो इन दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया गया है और इसी को बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखना क्या है हमें, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, जब मीन पोजीशन पे होगा इस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये इस समय मैक्सिमम होगा। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें नेचुरल ग्राउंड फ्रिक्वेंसी मिलेगी ऑब्जेक्ट की, और वो जनरली रिले मेथड के द्वारा कितना होता है, टीपी इज इक्वल टू 2π√m/k सेकेंड। ये होता है हमारा ग्राउंड मोशन का नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालने का रिले मेथड का। तो रिले मेथड में बस ये दो चीज़ याद रखना कि मीन पोजीशन पे हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम लेते हैं और एक्सट्रीम पोजीशन पे हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती ही है। ये डिफॉल्ट कंडीशन है जो कि एनर्जी मेथड हमें बोलता है। इन दोनों को ही यूज करके इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो उससे हमें नेचुरल फ्रिक्वेंसी मिलता है, और ये रिले मेथड यूज करता है इस कंसेप्ट को। आगे बढ़ते हैं। आर द एंड सपोर्ट्स टू सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज विच रिटेन्स द अर्थ ऑन देयर बैक। तो जो अर्थ को बैक पे रिटेन करता है और एक तरफ से सपोर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये अबटमेंट होता है। ब्रिज में जानते हैं हम अबटमेंट क्या होता है, दोनों एंड पे होता है, और इसका काम क्या है कि ये एंड सपोर्ट होता है हमेशा, कि एक तरफ यहाँ पे मिट्टी होती है और एक तरफ हमारा ब्रिज होता है। तो एक तरफ से मिट्टी और एक तरफ से ब्रिज, और दोनों रोकता है, और ये विच सर्व्स एज एन अप्रोच। और ये क्या होता है, अप्रोच। तो हम अप्रोच मीन्स यहाँ से हम अप्रोच करेंगे और अबटमेंट से होकर फिर ब्रिज पे हम ट्रेवल करेंगे। केबल स्टेड ब्रिज जनरली प्रिफर्ड फॉर अ ब्रिज। तो देखिए ब्रिज में क्या है, कई सारे कंसेप्ट है, आपको जो इसमें समझना है कि कई सारे कंसेप्ट होते हैं। तो जो केबल स्टेड ब्रिज, जो केबल ब्रिज होता है वो जनरली हम तब यूज़ करते हैं जब इसकी लेंथ जनरली 200 से लेकर 250 के पास हो। तो ये इकोनॉमिकल होता है, 200 से लेकर 300 के बीच में इकोनॉमिकल होता है सस्पेंशन केबल ब्रिज। तो है कब यूज़ करते हैं, तो अब 100 मीटर में यूज़ करेंगे। ये सब छोटे छोटे ब्रिज हैं, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि कौन से केस में कौन सा ब्रिज यूज़ करना होता है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, आगे क्वेश्चन आएगा इसका, वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। ब्रिज प्लान इन कोस्टल एरिया शुड बी डिजाइन। तो हमें पता है कि कोस्टल एरिया मतलब अगर सी के साइड में है तो कौन कौन सा फोर्स हमें कंसीडर करना है इसमें से। डेड लोड तो हर एक जगह पे कंसीडर करते हैं, लाइव लोड हर जगह पे कंसीडर करते हैं। अर्थक्वेक का कोई इतना इफेक्ट नहीं होता कि सी शोर में आए, बट विंड लोड हमेशा सी शोर में ज़्यादा आता है, क्योंकि वहीं से वो सी से ऑरिजिनेट होते हैं विंड या फिर जो स्टॉर्म है। तो वहाँ पे हमें विंड के लिए खास करके कंसीडर करना है। कोई भी एरिया जो विंड, जो अगर सी कोस्टल एरियाज पे सिचुएटेड है तो वहाँ पे विंड का इफेक्ट आपको नेसेसरली कंसीडर करना है कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते वक्त। चलिए 191 क्वेश्चन देखते हैं। एज पर आईआरसी विच टाइप ऑफ ब्रिज लोडिंग इज टू बी अडॉप्टेड विद इन म्यूनसिपलिटी लिमिट। तो ये आपको क्लियरली गिवन है, आप इसके लिए आईआरसी का कोड पढ़िए। आईआरसी के कोड ब्रिज के लिए आपको जरूर पढ़ना है, आईआरसी 5 एंड आईआरसी 6। आईआरसी का 5 और 6 ये दो कोड जरूर पढ़ना है, ब्रिज के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये किस में लिखा हुआ है, ब्रिज की लोडिंग के लिए आईआरसी 6 में। इसमें सारे लोडिंग स्पेसिफाइड है, क्लॉज नंबर है 20.201.1 इसमें सारे लोडिंग के लिए क्लॉज दिया हुआ है। तो ये सिंपली क्लास ए है, ठीक है। क्लास ए लोडिंग विद इन म्यूनसिपैलिटी लिमिट्स। क्लास 70 आर कहाँ पे यूज होता है, ये सभी रोड में यूज होता है जो कि परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे परमानेंट कोई ब्रिज बनाना है, कन्वर्ट बनाना है, तो उस केस में हमें क्लास 70 आर में उसको डिजाइन करना होता है और उसको चेक करना होता है क्लास ए लोडिंग के साथ, ठीक है। क्लास ए लोडिंग भी वही सेम चीज है कि क्लास ए लोडिंग भी परमानेंट स्ट्रक्चर जहाँ पे होता है। तो इन दोनों को मिला के परमानेंट ब्रिज या फिर जो हमारा स्ट्रक्चर है, कन्वर्ट हो चाहे ब्रिज हो, उसको डिजाइन करना होता है। इसकी एवरेज लोडिंग एक एक्सल की होती है 35 टन। क्लास बी आपको पता चल गया, सॉरी क्लास ए पता चल गया। क्लास बी के लिए भी याद कर लीजिए, ये सिर्फ टिम्बर ब्रिज के लिए होता है, ओनली एंड ओनली टिम्बर ब्रिज के लिए। जब कभी हम टिम्बर का ब्रिज बनाएंगे उस केस में सिर्फ और सिर्फ लोडिंग क्लास बी को हमें चेक करना है, बाकी क्लास से मतलब नहीं है। ये सब हमें हाईवे ब्रिज या फिर रेलवे ब्रिज के लिए चेक करना होता है। नेक्स्ट इज फर्स्ट लोडिंग स्टैंडर्ड। आईआरसी ने पहला अपना कब पब्लिश किया था, 1958 में पब्लिश किया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर आईआरसी, क्योंकि आईआरसी बना था 1934 में। एज पर आईआरसी द ब्रिज अप्रोच शुड बी मिनिमम स्ट्रेट लेंथ कितना होना चाहिए। तो ब्रिज अप्रोच की लेंथ में हम जानते हैं, ये तो सिंपल सा केस है। ब्रिज अप्रोच की लेंथ हमें आईआरसी 5 में मिलेगा, सॉरी आईआरसी 6 में मिलेगा। तो ये बोलता है कोड की दोनों तरफ स्ट्रेट लेंथ कितना होना चाहिए ऑन ईदर साइड। ब्रिज जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके पहले भी, और ब्रिज जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके इधर भी। ये 15 मीटर कम से कम अप्रोच की लेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेट लेंथ होनी चाहिए, ताकि यहाँ से स्ट्रेटली जो ट्रैफिक हो वो स्ट्रेट हो, कर्व्ड ना हो। क्योंकि इस पे ब्रिज पे अगर कर्व्ड फोर्स आएगा तो उसके लिए ब्रिज हमारा डिजाइन नहीं होता। ब्रिज हमारे हमेशा हमारा स्ट्रेट फोर्स के लिए डिजाइन होता है। आगे बढ़ते हैं। द मटेरियल इन विच लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर एब्सोल्यूट फेलियर, डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। क्योंकि डक्टाइल मटेरियल किसको बोलते हैं, जो मोर देन 5% स्ट्रेन डेवलप करे उसे बोलते हैं हम डक्टाइल मटेरियल। जो मोर लेस देन 5% है उसे ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। तो जो लार्ज डिफॉर्मेशन, जनरली हम जानते हैं माइल्ड स्टील में 20% के आसपास डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है बिफोर फ्रैक्चर। मतलब जो भी उसका ओरिजिनल लेंथ है उसका 20% टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा फेलियर से पहले। तो ये काफ़ी डिफॉर्मेशन होता है, काफ़ी लार्ज वैल्यू होती है। मिनिमम क्लियरेंस फ्रॉम एज ऑफ अ बियरिंग प्लेट टू द पियर एज, ये भी अगेन आपको आईआरसी में मिल जाएगा, आईआरसी कोड में। तो ये वैल्यू होती है 600। ठीक है, चलिए। और ये जो है ये क्लॉज, ये सब भी, ये 15 मीटर वाले भी, ये भी आपको आईआरसी 5 में मिलेगा। ये आईआरसी 5 में गिवन है। क्लॉज नंबर मैं बता देता हूँ 105.7.1 में आईआरसी 5 में मिल जाएगा। आईआरसी 5 का लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है 2015 का। ठीक है, और आईआरसी का अवेलेबल है 2014 और 16 दोनों है। आईआरसी 6 का 2014 का भी अवेलेबल है और 16 का भी अवेलेबल। लेटेस्ट वर्जन इसका 16 का है और आईआरसी 5 का 15 का अवेलेबल है। ये सारी वैल्यूज आपको मैंने कहा ना, आईआरसी के लिए आप दो खाली कोड पढ़ लीजिए 5 एंड 6, आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ब्रिज के जितने भी। और ब्रिज से नॉर्मली सारे डेटा पॉइंट्स ही पूछते हैं, तो उसके लिए आप ये दो कोड की वैल्यूज को पढ़ लीजिए अच्छे से। इन केस ऑफ वेल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन हम जानते हैं ब्रिज में जब भी हमें पियर कंस्ट्रक्ट करना होता है तो हम वेल फाउंडेशन ही प्रोवाइड करते हैं। और ये वेल सर्कुलर शेप का होता है, तो पहले हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओपन केसन भी हो सकता है, तो ये कई प्रकार के केसन होते हैं। वेल फाउंडेशन केसन बोलते हैं। ओपन एंडेड होता है, क्लोज एंडेड होता है, प्रेशराइज्ड होता है। ओपन एंडेड में क्या होता है कि दोनों साइड ओपन होते हैं और इसको हम पहले डिग करते हैं, फिर पानी को बाहर हम निकालते हैं, ड्रेन आउट करते हैं, फिर वहाँ पे हम ब्रिज के लिए कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं, कंक्रीटिंग शुरू करते हैं। क्लोज्ड में क्या होता है, एक एंड क्लोज होता है, बॉटम एंड क्लोज, टॉप एंड फ्री। तो यहाँ से हम पहले इसको डिग करके फिर यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं। प्रेशराइज्ड में क्या होता है, हम पहले डिग करते हैं, फिर इसमें एयर प्रेशर इतना मेंटेन रखते हैं कि इसमें कोई पानी ना आए, ताकि हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए हमें स्पेस मिले। तो ये केसन भी बोल सकते हैं, वेल फाउंडेशन भी बोल सकते हैं। तो ये कौन सा शेप यूज होता है, जनरली सर्कुलर शेप यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम डिस्चार्ज। ये दिया हुआ है वर्टिकल क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर अ रोज ब्रिज। देखिए ये आपको आपको मैं क्लॉज नंबर बता देता हूँ। ये भी आईआरसी 5 में मिल जाएगा आपको। उसके लिए क्लॉज है 106.8.2। इसमें आपको क्लॉज में आपको सारा का सारा वर्टिकल क्लियरेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपको रटना ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये कोड कहता है कि भाई 0.3 तक हो अगर डिस्चार्ज तो 150 आपको मेंटेन करना है। 0.3 तो 3 हो तो 450 मेंटेन करना है। अगर 3 to 30 हो तो 600, 30 to 300 हो तो 900, 300 to 3000 हो तो 1200, और मोर देन अगर 300 हो डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड तो 1500। तो इस तरह से क्लियरेंस मेंटेन करना है, ये आपके आईआरसी इस कोड में मिल जाएगा। तो ये वैल्यूज आपको याद करनी है। तो ब्रिज के लिए आप सिंपली इन दोनों कोड को रट जाइए। ईच एंड एवरी वैल्यूज ही सिर्फ पूछते हैं, कंसेप्ट को मारोगोली कंसेप्ट की कोई जरूरत नहीं। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 198 अकॉर्डिंग टू आईआरसी 78, तीसरा कोड ये 78 है, बट इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। वेल फाउंडेशन मिनिमम डायमेंशन ऑफ द ड्रेज शुड नॉट बी लेस देन। तो ड्रेज की वैल्यू क्या होती है, जहाँ पे हम इसे पेंट्रेट कर रहे हैं ग्राउंड लेवल से, तो मिनिमम डायमेंशन, मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं 199 पे। द ट्रैक्ड व्हीकल लोडिंग स्पेसिफाइड अंडर आईआरसी क्लास ए ऑपरेटेड ड्यू टू द लोडिंग पैटर्न। याद रखिएगा जो लोडिंग चेक करते हैं आईआरसी में, जो लोडिंग चेक किया जाता है वो, अगर हम ट्रैक्ड व्हीकल यूज कर रहे हैं तो आर्मी का जो टैंक होता है उससे हम चेक करते हैं, इसे बोलते हैं ट्रैक्ड व्हीकल। तो दोनों के लिए ही चेक किया जाता है, ट्रैक्ड के लिए भी और व्हील्ड के लिए भी, न्यूमेटिक टायर्ड व्हील्ड के लिए भी। तो व्हील्ड में हम क्या यूज करते हैं, व्हील्ड ट्रक यूज करते हैं। और अगर हम ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो आर्मी ट्रक टैंक यूज करते हैं। तो आर्मी टैंक का जो वेट होता है उसको हम यूज करते हैं। और इसका जो लोडिंग होता है आर्मी टैंक का, ये भी आप याद रखिए, इसका होता है 700 किलो न्यूटन। तो एक आर्मी ट्रक का जो वेट होता है वो 700 किलो न्यूटन होता है। और व्हील ट्रक जो होता है वो हैवी ड्यूटर, जनरली हैवी ड्यूटी जो ट्रक होता है ना,
हैवी ड्यूटी जो सबसे भारी होता है उसको हम यूज़ करते हैं, हैवी ड्यूटी वाला ट्रक, और इसका जो वेट होता है इस केस में 400 किलो न्यूटन। तो ट्रैक्ड व्हीकल का लोड 700 किलो न्यूटन और ट्रक का वेट हैवी ड्यूटी वाले का 400 किलो न्यूटन। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 200। क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर विद वाटरवे इन द रेंज ऑफ 6 to 30 मीटर। देखिए ये क्वेश्चन 6 to 30 मीटर है, तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या कहलाएगा। तीन प्रकार के ब्रिज होते हैं, मैं तीनों बता देता हूँ। देखिए, अगर हमारा 6 मीटर से कम है, 6 मीटर से कम है लेंथ, या फिर 6 मीटर तक है, तो हम कलवर्ट डिजाइन करते हैं, कलवर्ट प्रोवाइड करते हैं। और अगर 6 मीटर से लेकर 30 मीटर तक है, 6 से लेकर 30 मीटर तक है, तो हम माइनर ब्रिज डिजाइन कहते हैं उसको। 30 to 60 है अगर, तो उसे हम मीडियम ब्रिज कहते हैं। और अगर 60 से ज़्यादा है, 60 मीटर से ज़्यादा स्पैन है उसका, तो हम इसे मेजर ब्रिज कहते हैं। सो 6 to 30 पूछा है तो माइनर ब्रिज हो गया, मेजर ब्रिज मोर देन 60, मीडियम ब्रिज 30 to 60, कलवर्ट लेस देन इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तो ये डेटा पॉइंट्स आप याद रखिए। नेक्स्ट 200 to 250 क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आप इस तरह से अगर पेपर करेंगे, आप 10 से 15 पेपर करने के बाद आप हर एक सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 80% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि मेरा प्रयास यही है कि इससे संबंधित अगर कोई आसपास के भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर पाएँ। आप यकीन मानिए, आप खुद से जब इसे पढ़ेंगे तो इसको इतना आपके आसपास के नॉलेज के लिए आपको कम से कम 1 साल की मेहनत चाहिए होगी, जब आप तब आप इस लेवल पे पहुंचेंगे कि आप इसके आसपास के नॉलेज को आप गैदर कर सके। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछते हैं, आपको डिटेल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो ट्रेंड है, उसके आसपास के जो क्वेश्चन है उसमें आपको कमांड पाने की जरूरत है, और उसके लिए आप यही कीजिए, ये बेस्ट तरीका है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये गेन किया है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर पूछते हैं तो कैसे उसको डील करना है। इसीलिए आप स्टिक रहिए। अब यकीन मानो, आप 10 से 15 क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आप 100% कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि कोई भी पेपर का आप 80% क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बस आप हर एक बातों को बार बार सुनिए, ध्यान रखिए, और ट्राई टू रिमेंबर इट। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही आपका डाउट्स क्लियर होता जाएगा, और उतना ही आपके रिमेंबरिंग पावर भी बढ़ती जाएगी। तो दिस वॉज फ्रॉम माई एंड फॉर पार्ट 2। वी विल सी यू इन next part 3. If you like the content, like the video and subscribe the channel. Thank you all. If you have any doubt, you can comment so that I can answer you. Thank you all.